मैंने उनको सारी बात बताई। वहाँ पुलिस का पहरा वास्तव में बढ़ा हुआ था, हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जबकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि मैं एक एडवोकेट हूँ और हिसार के भी कई केसों में पहले से ही अपीयर होता हूँ। ये जानते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार के मेरे इस ओहदे की तरफ ध्यान न देते हुए मेरे ऊपर अपनी मनमर्जी की कार्रवाई करने की उन्होंने प्लान बना रखी थी। फिर उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कई पुलिस वालों से चर्चा भी की, भी बात क्या है क्या नहीं, ना उनको कुछ बता रहे थे। फिर करीबन 4-5 बजे खुद ही वे बोले कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम आपको किसी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला भी मैं एडवोकेट हूँ, अगर आपको लगता है मैंने कोई गुनाह किया तो मैं डायरेक्ट जज साहब के सामने पेश हो जाता हूँ, आप मेरे को फोर्स क्यों कर रहे हो? नहीं, हम आपको कोर्ट तक नहीं पहुँचने देंगे, आप जितना जी कर लो, ना आपको यहां से भागने देंगे ना कोर्ट में पहुंचने देंगे। ये सुन के मैं और भी दंग रह गया। भाई इन्होंने तो पूरी दादागिरी शुरू कर दी। इसका मतलब ऊपर की हायर अथॉरिटीज तक भी इनको पता है कि वास्तव में प्लान्ड वर्क था ये सारा का सारा। फिर 4-5 बजे उन्होंने डॉक्टरों के साथ दिन में, उससे पहले ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब आए, मैंने उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरे को और 2 दिन के रेस्ट के लिए बोल दिया कि आप और 2 दिन रेस्ट कर लो, आराम से ठीक हो जाओ तब चले जाना। लेकिन फिर पुलिस वालों ने किसी दूसरे डॉक्टर के साथ साठगांठ करके और मेरे को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया। MLR के डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर मेरे साइन भी नहीं करने दिए और अपने ही हाथों से उसमें एक बॉक्स बना के और लिख दिया कि साइन करने से मना की, अपनी मर्जी से, और मेरे को वहां से उठा के ले आए। इट मीन्स मेरे को वहीं से हाईजैक कर लिया एक हिसाब से देखा जाए, और मेरे को घर वालों से भी दूर कर दिया एकदम कि आप जाइए, आप हमारे से बात मत करो, और मेरे को ले जाके आज़ाद नगर चौकी हिसार वहाँ पे रखा। वहाँ से थोड़ी सी देर बाद उन्होंने कहा कि आपको सदर थाने हिसार जाना पड़ेगा। सदर थाने हिसार ले जाने के बाद SHO साहब ने मेरे से 2-4 बातें पूछी। उन्होंने जो भी बातें पूछी मैंने उनका साफ साफ जवाब दे दिया। उन्होंने ना मेरे से कोई एतराज़ किया, लेकिन गुस्से में बोले, मैंने बता भी दिया जनाब मैं एक एडवोकेट हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूँगा, आप आराम से जो बात पूछनी वो पूछिए, गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है। तब उन्होंने मेरे को जो बातें पूछी मेरे से वो मैंने सारी बातें बता दी और मेरे को बैठने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद बोले कि भाई इनका मेडिकल करा लाओ। मेडिकल करा के वापस ला के, तब तक तो मैं इतनी समस्या में नहीं था, लेकिन जो इसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया वो भगवान ना करे किसी आने वाले अपने वकील साथियों के साथ और हो जाए। वापस आके मेडिकल करा के उन्होंने मेरे को अंडरवियर के अंदर हवालात में बंद कर दिया और मिट्टी से सने हुए कमलों के बीच में बोले कि ये बिछा और तेरे जैसे काले कौवे बहुत आते हैं यहाँ पे। मेरे को इन बातों का दर्द नहीं था किसी प्रकार से कि भी ये कहानी और तो सब ठीक है, लेकिन ये पता होते हुए आज हमारी शिक्षा की क्या वैल्यू है, ये इस बात का मेरे को बड़ा दुख हुआ। यानी कि इस देश के अंदर, अपने इस हिंदुस्तान के अंदर एक आज तक भी हम ऐसे सिस्टम के गुलाम हैं जो एक एजुकेटेड है वो कोऑपरेट करने लग रहा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। क्या फायदा है फिर ऐसी एजुकेशन का? हम अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि कहीं अच्छे संस्कार सीखें, सारे काम अच्छे ढंग से करें, लेकिन अगर हमारी शिक्षा का एक BCom LLB करने के बाद एक ऐसे डिग्री होल्डर को भी उसको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्या हम रखें, क्यों अपने बच्चों को दें, दिलाएं? इससे अच्छा तो है यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। इस जिंदगी की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर गंदे आदमी जब तक रहेंगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। पूरी रात मैंने उस मिट्टी के कंबल के अंदर, मच्छरों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर चुभन हो चुकी थी। पहली बार मैंने ऐसा मंजर देखा जो कि, और फिर
मैं उस दंश को तो झेल भी लूं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये तो नीच आदमी है, इनको ये नहीं पता भी सजा, ये तो अपने सिस्टम होगा इनका जैसा क्या है क्या नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन वो बार बार जब ये बात कह रहे थे ना कि हम तो देख ले वकील साहब, यहाँ तो हम ऐसे ऐसों का भी हाल कर देते हैं, और तेरे जैसे चकचुंदर यहाँ बहुत होंगे, चमगादड़ बहुत हैं यहाँ, चाहे अफसर हो चाहे कोई भी हो, हम उसको नहीं छोड़ते और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मेरे को इस आज अपनी ली हुई एजुकेशन के ऊपर लानत है कि भाई इतनी एजुकेशन लेने के बाद और एक ला के ज्ञाता होने के बावजूद भी ये कुछ सहन करना पड़ा है, मैं इसको नहीं सहन कर पाऊंगा। आज मैं सभी अपने भारतवासियों को, अपने वकील साथियों को और इस सब के देश के सभी नागरिकों को यह बात बताना चाहता हूं कि अगर इसका, इन अफसरशाही का यही रूढ़ है तो यहां रहना कोई फायदेमंद नहीं है। इससे तो अच्छा है हम अपने बच्चों को या किसी भी तरह से, जो मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे एक लड़का है एक लड़की है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, कोई फायदा नहीं उनका यहां, वे सभी सदमे में हैं। अगले दिन भी मेरे को वहां से जब ना तो मेरे को टाइम पे खाना दिया गया, पानी भी पीने के लिए दिया गया तो शराब की बोतल के अंदर पानी दिया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि भाई ये कहां का न्याय व्यवस्था है, यहां रहना कितना उचित है, किस माहौल में रह रहे हैं हम। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारे साथ बिहेव करेगा, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल है नहीं। अगर आपको ये है तो आप जी लीजिए, अच्छा लगता है आप रहिए, लेकिन मैं अफोर्ड ये नहीं कर सकता, किसी भी वे से नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे भी मेरे को 23 घंटे के बाद ऐसे समय पर कोर्ट में पेश किया गया जब जज उठने को हो चुके थे। जज साहब बिल्कुल उठ के जाने को हो गए थे कि भाई ये कहीं बेल की प्रक्रिया, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था, बाहर सारी व्यवस्था करने भी लग रहे थे भाई इसकी जमानत करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसे टाइम पे पेश किया कि मेरे को जमानत का मौका ही ना मिले, और वास्तव में मेरे को वो मौका नहीं मिलने दिया इन्होंने। और जज साहब ने भी मेरे को एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और एक रात मैंने जेल में भी बितानी पड़ी। अब इससे ज्यादा मंजर, दुखद मंजर, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अत्याचार ना कभी देखा। भले ही मैं हर चीज को भूल सकता हूं, लेकिन एक जिस चीज को, जिस डिग्री को मैंने इतने चाव से हासिल किया कि भाई इसकी कदर है और एक लॉ को सीखने का एक मौका मिला है कि भाई एक व्यवस्था, हम एक कानून का हिस्सा हैं, और वही कानून अगर हमारे कपड़े उतार देता है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगले दिन जेल में से मेरे को वापस कोर्ट में पेश किया गया। मेरी जमानत हो चुकी थी। जमानत होने के बाद भी 5 बजे तक मेरे को हवालात में ही बंद रखा गया। जमानत के ऑर्डर देने के बाद भी वापस मेरे को जेल में ले जाया गया और वापस 6 बजे मेरे को छोड़ा गया। वहां से फिर मेरे पिताजी मेरे को घर लेके गए, लेकिन घर वालों की हालत देख के मेरे से रहा नहीं गया। जब उनको मैंने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो वे भी सदमे में आज के दिन कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा उठाया आज के दिन।
इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। मैंने देखा है अपने इस देश में ज्यादातर न्याय जब उस वक्त मिलता है जब कुर्बानी दे दी जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा और संयम रखते हुए आप सभी देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूं, मैं कुछ समय और निकालूंगा। अगर इन अफसरों के खिलाफ हिसार जेल सुपरिटेंडेंट, एसपी और आईजी, अगर इनके खिलाफ तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये तो दोषी मेरे हैं ही हैं, और एक्शन ना लेने के कारण पूरी सरकार दोषी रहेगी इसके लिए। बिकॉज आवर कंट्री इज नॉट सॉवरन बाय द ए पर्टिकुलर ऑफिसर, आवर कंट्री इज सॉवरन बाय द पीपल्स, पब्लिक। शासक आम जनता है, शासक कोई ना प्रधानमंत्री अपने देश में ना कोई राष्ट्रपति है। ये आप कानून उठा के देख लीजिए, अगर ये ही शासक होते तो इनको हर 5 साल बाद कटोरा लेके हमारे पास नहीं पहुंचना पड़ता, क्योंकि अपने देश को अपनी जनता चलाती है। तो आज मैं अपना ये मैसेज अपने पूरे भारतवर्ष की जनता के सामने और अपने पूरे भारतवर्ष के वकीलों के सामने, जो भी मेरे को साधन मिलेगा उसके थ्रू आप तक पहले मैं ये मैसेज पहुंचाऊंगा। अगर तुरंत कोई कार्रवाई मेरे को होती नजर आती है करूंगा मैं, और थोड़ा सा इंतजार करूंगा। लेकिन मेरे को रात 6 रात हो चुकी है, मेरे को नींद नहीं आई आज तक। और एक आध रात सहन करके देखते हैं, सोचते हैं शायद कुछ हो जाए। लेकिन इससे आगे का भविष्य मेरा आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है मेरी कुर्बानी शायद इस देश के काम आए। जीते जी अगर ये काम नहीं हो सकता तो शायद कुर्बानी देने के बाद काम आ सकता हो। तो ये आप जनता ने डिसाइड करना है, आप सभी ने डिसाइड करना है।